हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSA स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जो भी हम सेफ्टी मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि होता क्या है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ये एक पॉलिसी और प्रोसीजर्स की ऐसी सीरीज होती है कि जिसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, और वो उनका इस्तेमाल जो है वो अपनी वर्क प्लेस में करते हैं ताकि एक्सीडेंट्स और इलनेस जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है सेफ्टी को मैनेज करने का। इसमें आता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हो, अकाउंटेबिलिटीज हो, पॉलिसीज हो और प्रोसीजर्स हो। तो दोस्तों, ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट होता है इसको हमें हमारे साइट पर इम्प्लीमेंट करना होता है बाय यूजिंग जो भी सेफ्टी कोड है उसका स्टैंडर्ड हमें फॉलो करके। तो जो भी एक्सीडेंट होने वाले हैं या फिर इंजुरीज होने वाली है किसी भी अनसेफ एक्ट या फिर अनसेफ कंडीशन से, तो उसको हम वहां पर रोक सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर जो भी इलनेसेस है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा ओशा के बारे में। तो ओशा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अथॉरिटी, इसको ओशा एक्ट भी कहा जाता है, जो पास हुआ था 1970 में, वो भी यूएस में। यानी कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पर अगर देखते हैं तो सेफ्टी मैनेजमेंट जो है वो ओशा के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सेम वैसे ही अगर हम इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर नेशनल सेफ्टी काउंसिल होती है जो सेफ्टी मैनेजमेंट को साइट पर फॉलो करने के लिए हमें बोलती है। तो ये जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसका सेटअप हुआ था 4 मार्च 1966 को, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसको सेटअप किया गया था 4 मार्च को, इसलिए उस दिन जो है नेशनल सेफ्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में। तो सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है इसको कंपोज किया गया है 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला है सेफ्टी पॉलिसी, दूसरा है सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है सेफ्टी एश्योरेंस और चौथा है सेफ्टी प्रमोशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सीडेंट यानी कि होता क्या है। इट इज़ एन अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्टेड टू एन इंजुरी और डेथ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। यानी कि एक्सीडेंट क्या है, एक अनडिजायर अनप्लान्ड इवेंट है जिसका जो रिजल्ट है वो इंजुरी में हो सकता है, या फिर डेथ में हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, यानी कि एक्सीडेंट कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर हम जो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट देखने वाले हैं ये बेस्ड है, यानी कि डिपेंड है सेवरिटी के ऊपर, उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर और उसकी डिग्री ऑफ इंजुरी के ऊपर। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर एक्सीडेंट के अलग अलग टाइप्स है। तो चलिए अब जानते हैं कि वो टाइप्स यानी कि क्या है। तो सबसे पहला है हमारा माइनर एक्सीडेंट। तो माइनर एक्सीडेंट जो है वो लेस हार्मफुल होता है वर्कर के लिए। मतलब जिस वर्कर का माइनर एक्सीडेंट हुआ है वो जो वर्कर है वो 48 आवर्स के अंदर में उस जॉब को रिज्यूम कर सकता है। और इस टाइप के माइनर एक्सीडेंट को हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या होता है कि वर्कर को अगर इंजुरीज हुई है तो वो उस इंजुरी के कारण उस जॉब को 48 आवर्स के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो इंजुरीज होती है वो ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो जॉब को 48 आवर्स के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता, इसलिए वो एक्सीडेंट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में आता है। और ऐसे एक्सीडेंट को सुपरवाइजर ने हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस टाइप का जो एक्सीडेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू माइनर एक्सीडेंट। चलिए अब जानते हैं फटल एक्सीडेंट के बारे में। फटल एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट की वजह से किसी एम्प्लॉय की डेथ होना। और इस टाइप के एक्सीडेंट में टॉप मैनेजमेंट हो या फिर लीगल बॉडीज़ हो या फिर पुलिस हो, उनको इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। और ये जो एक्सीडेंट है ये डेंजरस ऑकरेंस की वजह से होता है, जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया, फायर हो गया, या फिर कोई गैस लीकेज हो गई। तो ये रीज़न हो सकता है उस एक्सीडेंट के लिए। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट में वहाँ पर आदमी हो या फिर प्रॉपर्टी हो, दोनों डैमेज होने की संभावना हो जाती है। फिर उसके बाद है इंटरनल एक्सीडेंट। इस टाइप के एक्सीडेंट में जो भी इंजुरीज होती है वो इंजुरीज आपके बॉडी के ऊपर शो नहीं होती, मतलब उसके कोई भी एक्सटर्नल साइंस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फ्रैक्चर बोन हो गया, वो उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब उसको अंदरूनी चोट लगती है जो बाहर से दिखाई नहीं दे सकती। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल एक्सीडेंट।
इस टाइप का जो एक्सीडेंट है जिससे इंजरी होती है, तो वो जो इंजरी है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देती है, यानी कि उस इंजरी के एक्सटर्नल साइन जो है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद है मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट में क्या होता है कि जिस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट की वजह से उस एम्प्लॉय की जान भी जा सकती है, या फिर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइप के एक्सीडेंट को मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है टेम्परेरी एक्सीडेंट। इस टाइप ऑफ एक्सीडेंट में वर्कर को जो भी इंजरीज होती है वो शॉर्ट पीरियड में या फिर एक दिन में या फिर एक वीक में वो इंजरी डिसेबल हो जाती है। और फिर उसके बाद है परमानेंट एक्सीडेंट। तो इस टाइप के एक्सीडेंट में जो भी वर्कर को इंजरी होती है उसकी वजह से वर्कर जो है वो हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपको टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस एक्सीडेंट के कॉजेस क्या है। तो सबसे पहला है वर्कर्स की जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर नॉलेज ऑफ वर्क, यानी कि काम के प्रति उसको नॉलेज कम होना, वो एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब काम के प्रति कुछ भी कॉन्फिडेंस न होना या फिर कॉन्फिडेंस कम होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब सुरक्षा के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस रेगुलेशंस को न मानना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, यानी कि वर्कर खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा हो और वैसा उसका अगर बिहेवियर हो तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है स्ट्रेस इन वर्क, यानी कि काम में स्ट्रेस लेना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है अननेसेसरी डेयरिंग, मतलब किसी भी काम को करने के लिए किसी भी हद तक जाना, उसके लिए शॉर्टकट लेना, वो भी ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है कि जब भी आप काम कर रहे हो और उस काम के दौरान अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है कि काम के प्रति आपको कम एक्सपीरियंस होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है बैड हैबिट्स, यानी कि जब भी आप काम पर आते हो और अगर आपने मद्यपान किया है, यानी कि अल्कोहल को अगर आपने कंज्यूम किया है और उस कंडीशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। फिर उसके बाद है फेयर, यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर वो पर्सन्स डर रहा है तो वो भी एक्सीडेंट का कॉज बन सकता है। चलिए अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जो है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स, यानी कि वर्कर को जो भी वर्क प्लेस में वो काम कर रहा है अगर वो वर्क प्लेस अनसेफ कंडीशंस में है तो उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार होती है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है लैक ऑफ सेफ प्रोसीजर्स, मतलब किसी काम को करने के लिए मैनेजमेंट के पास कोई सेफ प्रोसीजर नहीं होती है और उस काम को कैसे भी करके शॉर्टकट लेकर उस काम को पूरा किया जाता है, तो इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है लेस कंट्रोल ऑन वर्कर्स, यानी कि वर्कर के ऊपर मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल न होना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। फिर उसके बाद है अनट्रेन वर्कर्स। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट को स्किल पर्सन्स की ज़रूरत होती है किसी काम को करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को उसको हायर सैलरी देनी पड़ती है। तो वो क्या करता है कि अनस्किल लेबर को, जो अनट्रेन पर्सन्स होता है, उसको कम सैलरी में लेता है और फिर उस पर्सन्स को वो काम देता है। मतलब वो काम करने के लिए वो जो वर्कर है वो अनट्रेन होता है और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वर्कलोड देना, वो भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है और इसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। चलिए अब जानते हैं हमारे तीसरे कॉज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, जो है अनसेफ वर्किंग कंडीशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पुअर वर्क प्लेस लेआउट, यानी कि जो काम का लेआउट है वो अगर सही तरीके से नहीं है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सपोजर टू मूविंग पार्ट्स, यानी कि जो भी मशीनरीज का मूविंग पार्ट्स होता है वो अगर खुला है, यानी कि उसके ऊपर अगर कोई गार्ड नहीं है और डायरेक्टली आपका उसके साथ अगर कॉन्टैक्ट आ रहा है तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। फिर उसके बाद है बैड हाउसकीपिंग, तो ये भी जो अनसेफ कंडीशन है ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट होती है। फिर उसके बाद है केमिकल लीकेज, यानी कि जिस साइड पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर अगर कोई केमिकल लीकेज हुआ है और उसकी अगर आप साफ़ सफाई नहीं करते हो, वो उसी कंडीशन में रहता है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट बन जाता है। फिर उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशंस, यानी कि जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन नहीं है, यानी कि वहाँ पर अंधेरा है, तो वो भी कॉज ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है।
और फिर उसके बाद का हमारा फोर्थ जो है कॉज ऑफ एक्सीडेंट, वो है नेचुरल। मतलब इसमें जैसे अर्थक्वेक होना, बाढ़ आ जाना, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, तो इनकी वजह से भी एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो नेचुरल कॉज ऑफ एक्सीडेंट में आता है। चलिए अब जानते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। तो जो भी हमने यहाँ पर एक्सीडेंट्स देखे हैं उसके कॉजेस देखे हैं, तो हर एक कॉज को जो है हमें मिनिमाइज करना होता है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो लेना काफी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर सिलेक्शन करना है हमें वर्कर लोगों का। दूसरा पॉइंट है कि जो भी वर्कर्स का हमने सिलेक्शन किया है उनको हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हमें साइट पर जो है सेफ वर्किंग जो मेथड है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट है, मशीनरीज है, तो वहां पर सेफ्टी डिवाइसेस होना काफी अनिवार्य है। तो जो सेफ्टी डिवाइसेस है वो वर्किंग कंडीशंस में है वो भी हमें देखना होता है। और फिर उसके बाद है सेफ्टी प्रोविजंस, यानी कि जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हो या फिर सेफ्टी प्रोसीजर्स हो या फिर सेफ्टी लॉज है, जो भी हमें प्रोवाइड किया गया है, जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारे साइड पर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या, वो हमें देखना होता है। तो इस तरीके से जो है हम हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम एक्सीडेंट को रोक सके। अब ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट हम हमारे साइट पर करते हैं तो हर एक एक्टिविटी के जो है हर एक सेफ्टी कोड आते हैं जिसमें उस एक्टिविटी के बारे में टोटल जानकारी दी रहती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक्सकैवेशन एक्टिविटी की तो उसका सेफ्टी कोड आता है 3764। तो ये जो IS 3764 है इसमें एक्सकैवेशन के बारे में टोटल जानकारी दी गई है कि जब भी आप एक्सकैवेशन करते हो तो उस वक्त आपको कौन से जो सेफ्टी फैक्टर्स है उसको फॉलो करना काफी जरूरी होता है। ठीक उसी तरह से अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर स्कैफोल्डिंग का, लैडर का या फिर फूमवर्क का अगर काम चलता है तो उसके लिए हमें फॉलो करना होता है IS 3696। फिर उसके बाद है कि जैसे कि फायर सेफ्टी हो तो उसका IS कोड आता है 1256। तो ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटी के जो है सेफ्टी कोड होते हैं जो हम हमारे साइट पर फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हम कैसे सेफ्टी मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।